हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने प्रगतिवादी जो काव्य धारा है उसकी शुरुआत की थी कि प्रगतिवादी काव्य धारा किसको कहा जाता है और किसके बारे में लिखा गया है। तो हमने देखा कि जो प्रगतिवादी काव्य धारा है वो जो राजनीति के अंदर जो मार्क्सवाद है वही हिंदी साहित्य के अंदर प्रगतिवाद है। राजनीति का जो मार्क्सवाद है वही हिंदी साहित्य का क्या है, प्रगतिवाद है। अब इसके बाद में आज हम प्रगतिशील आंदोलन का जो संक्षिप्त परिचय है कि किस प्रकार ये साहित्य जो है आया हमारे सामने, कौन कौन सी जो संस्थाएं थी, कौन कौन से जो लेखक थे जिनका मुख्य योगदान रहा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो सारे वीडियो है इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से। अगर आप पहली बार आए हो तो वो सारे वीडियो कंटिन्यू आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है एक कहानी की तरह चलता है, तो इसको आप बीच बीच में देखोगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको शुरू से 1 नंबर की क्लास से लेकर कंटिन्यू देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ज्यादा बोरिंग वाली क्लासें नहीं होती है, छोटी छोटी क्लासें होती है, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जितना छोटा छोटा हम पढ़ते हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। लंबा चौड़ा आप ज्यादा देर तक पढ़ोगे, एक एक दो घंटे की क्लासें, तो उसके अंदर अच्छे से समझ में नहीं आता, आगे वाला भूल जाते हैं। तो छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास में, और अच्छा जो पढ़ते हैं उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। अब एक बार हम देखते हैं कि जो हमारा पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने आदिकाल से लेकर प्रगतिवादी जो युग था वहां तक हमने रिवीजन किया था कि कौन कौन सी विशेषताएं उन साहित्य में हमारे को देखने को मिलती है, कि उनका काल का विभाजन अलग अलग क्यों किया गया। अब आज इस क्लास के अंदर जो काल विभाजन किया गया उसका थोड़ा हम देख लेते हैं कि कहां से कहां तक रखा गया। तो हमने देखा हमारा आदिकाल है, उस आदिकाल को जो माना गया है वो 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक हमारा आदिकाल को रखा गया है। फिर हम बात करते हैं भक्ति काल की, तो भक्ति काल हमारा था वो 1350 से लेकर 1650 तक हमारा भक्ति काल रखा गया है। फिर आगे हम आते हैं रीति काल में, तो रीति काल की जो समय सीमा थी वो 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक मानी गई है। इसके अंदर में जो सर्वमान्य मत उसकी बात कर रहा हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलग माना है, जिन्होंने विक्रमी सन में, ये ईस्वी सन में है, ठीक है। फिर जो आधुनिक काल है वो 1850 ईस्वी तक लेकर अब तक माना गया, परंतु उसके अलग अलग काल विभाजन किए गए। तो उस आधुनिक काल के अंदर पहला हमारा जो काल विभाजन था वो भारतेंदु युग था, पहला भारतेंदु युग था। उस भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक मानी गई थी। फिर हमारा आया द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया था, उसकी समय सीमा 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक रखी गई थी। फिर उसके बाद में हमारा आया छायावादी युग, जिसकी 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक रखी गई थी। और आगे हमारा जो प्रगतिवाद है जिसका हम अध्ययन अभी कर रहे हैं, उनकी समय सीमा वो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक रखी गई है। और आगे आएगा हमारा प्रयोगवाद, और वो प्रयोगवाद है वो हमारा आगे 1943 से प्रारंभ होगा, जिसको हम आगे की क्लासों में देखेंगे। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं कि हमारा जो प्रगतिशील आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास क्या रहा है। सर्वप्रथम हेनरी बारबूज 1935 ईस्वी पेरिस में प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास किया, यानी शुरुआत है तो किसने की थी, हेनरी बारबूज है, जिन्होंने 1935 में, क्योंकि 1936 से हमारे क्या है शुरुआत हो रही है किसकी, प्रगतिवादी काव्य की। तो पहले भाई व्यवस्था तो पहले ही करनी होती है, कोई भी हम काम करते हैं तो ऐसा भी नहीं जैसे मान लिया हम एक दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सीधे दुकान का शटर ऊपर कर देंगे, पहले उसके विचार करने होते हैं, उसमें सामान डालने के लिए लेके आते हैं, फिर वो पहले होती है, उसके बाद में ओपनिंग का टाइम अलग होता है। तो शुरुआत 1936 में हो गई थी, पर वो विचारधारा वो 1935 से शुरुआत हो गई थी। जो इनकी विचार आए वो 1935 से ही, वो कौन थे, हेनरी बारबूज, जिसने पेरिस में प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास किया। 1935 ईस्वी में पेरिस में अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार E.M. फॉरेस्टर की अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। ये मोस्ट है, ठीक है। यानी पेरिस के अंदर 1935 में ही जो E.M. फॉरेस्टर उसकी अध्यक्षता में एक संस्था है, कौन सी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, उसका अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था, प्रथम अधिवेशन है। यानी जो ये प्रगतिशील जो
विचारधारा है वो हमारे जैसे हिंदी साहित्य में जो आई वो क्या है, बाहर पेरिस में, जैसे इसकी शुरुआत है पेरिस में हो गई थी। फिर भारत में कैसे हुई? भारत के लंदन में मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर ने एक संस्था की स्थापना की। भारत में स्थापना करने वाले कौन थे? ये तो पेरिस में करने वाले थे, ये तो पेरिस में करने वाले थे। भारत में हमारे कौन थे? मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर, ये मोस्ट है, ठीक है। 1935 ईस्वी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। तो पेरिस में करने वाले अलग थे और भारत में करने वाले अलग थे, दोनों को आपको याद रखना। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। तो पेरिस में करने वाले हैं वो, जैसे मान लिया सर्वप्रथम हेनरी बारबूज 1935 में पेरिस में प्रगतिशील लेख को संगठित करने का प्रयास किया। और फिर ईएम जो फॉरेस्टर उसकी अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक संस्था थी जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसके अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ईएम फॉरेस्टर। और अब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में भी 1935 के अंदर हमारे कौन थे? लंदन के अंदर मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने इसकी शुरुआत की थी। 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। आगे देखो, इस संस्था का प्रथम अधिवेशन 1936 में, अब देखिए 1935 में जो स्थापना जो प्रगतिशील लेखक संघ है और जो अधिवेशन है वो 1936 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। अधिवेशन कहां हुआ था? मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था 1936 ईस्वी में। आगे देखो, वहां पर बात लंदन की हो रही थी, जो सज्जाद जहीर और वो जो मुल्क राज आनंद थे, और यहाँ पर जो अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था 1936 में, और मुंशी प्रेमचंद है वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें प्रेमचंद ने अपने भाषण में कहा कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उनका लक्ष्य समाज हित होना चाहिए। अब देखिए हम प्रेमचंद की ओर चलते हैं। प्रेमचंद के साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को उसके अंदर क्या है? एक मनोरंजन तो है ही है, साहित्य को पढ़ते हैं तो मनोरंजन लगता है, पर जब उसके साहित्य को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जनता की जो समस्याएं हैं, वो समस्याओं को उन्होंने सामने रखा है, और जब उनके साहित्य को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक कहानी हमारे सामने घटित हो रही है। किस प्रकार उसको सेट किया गया, उस प्रकार उसको लिखा गया। तो प्रेमचंद ने भाषण में क्या कहा कि जो साहित्य है वो केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होना चाहिए। पहले के जैसे उपन्यास की बात करें, आज के उपन्यास और पहले के उपन्यास में फर्क था। पहले के उपन्यास है वो कल्पना प्रधान थे, उसमें सिर्फ कल्पनाएं थी, कल्पना से गढ़े गए थे। और आज के उपन्यास है उसको जो पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो समस्याएं होती है, जो हकीकत होती है, वो दर्शाया जाता है। तो उनका लक्ष्य समाज हित होना चाहिए। 1938, ये 1936 में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की है, और 1938 ईस्वी की अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। आगे देखो, आगे हमारा प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां, यानी किस प्रकार की परिस्थितियां है प्रगतिवादी काव्य की। पहले है मार्क्सवाद एवं साम्यवाद का समर्थन, यानी जो मार्क्सवाद और साम्यवाद, यानी राजनीति के अंदर, यानी कार्ल मार्क्स ने जो शुरुआत की थी साम्यवाद की, तो वो राजनीति का जो मार्क्सवाद और साम्यवाद है उनका इन्होंने समर्थन किया। यानी जो उनकी विचारधारा थी वो पूरी की पूरी विचारधारा हमारे हिंदी साहित्य में ले ली गई। शोषण का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना, यानी शोषण जो कर रहे थे, जनता पे जो अत्याचार कर रहे थे, जैसे मजदूर वर्ग पे जैसे ठेकेदार हो गया, जनता पर जैसे सरकार होगी, जो भी जो शोषण करने वाले थे उन शोषितों का इन्होंने विरोध किया, और जो शोषण करने वाले थे उनका विरोध किया, और जो शोषण सह रहे थे उनका इन्होंने समर्थन किया। धर्म और ईश्वर का विरोध, यानी ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कि जो धर्म और जो ईश्वर था इनका जो ज्यादा जो आडंबर जो अंधविश्वास फैला हुआ था उसका इन्होंने विरोध किया प्रगतिवादी काव्य में। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, यानी प्रगतिवादी जनता है उन्होंने धर्म और ईश्वर का है वो विरोध किया। नारी के सम्मान की प्रतिष्ठा, यानी नारी का जो सम्मान नहीं हो रहा था तो इनको नारी को सम्मान की भावना से देखा। तो ये प्रगतिवादी जो काव्य की विशेषताएं, ये विशेषताएं आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए थे निम्न में से प्रगतिवादी काव्य धारा से संबंधित नहीं है, तो ये लाइनें देखकर आपसे पूछेंगे, तो आपको अच्छे से इनको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी परिस्थितियां थी। मानव मूल्यों का पक्षधर, यानी जो मानव मूल्य है
यानी मानव का एक क्या अस्तित्व है, मानव की क्या महत्ता है, तो उनका उन्होंने पक्षधर ने उसका पक्ष लिया। बोधगम्य भाषा एवं व्यंग्यात्मकता, जनता की भाषा में जनता की बातें। जैसे मान लिया अभी हम वर्तमान की बात करें, जैसे पूरा समाज है उसको हिंदी समझ में आ रही है, ठीक है, और वहां पर अगर हम साहित्य अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या जनता पढ़ पाएगी? नहीं पढ़ पाएगी, यानी जनता के समझ में वो बात नहीं आएगी जो हकीकत में हम समझाना चाह रहे थे, वो जनता नहीं समझ पाई थी। दूसरी बात, अगर हिंदी के भी बाद हम नीचे आए तो जैसे मान लिया जिस क्षेत्र की क्षेत्रीय जो भाषा होती है, जैसे मारवाड़ में मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है, मेवात में मेवाती बोली जाती है, ठीक है, ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी बोली जाती है, शेखावटी में शेखावटी, तो ये जो अलग अलग जो भाषाएं हैं, तो उस भाषा में अगर साहित्य लिखा जाए तो वहां की जो आम जनता है जो पढ़ी लिखी नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगी। तो हमारे क्या थे, मजदूर थे, हमारे कृषक थे, हमारे जो दलित वर्ग थे, वो दबा कुचला वर्ग था, वो ज्यादा शिक्षित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो इन्होंने जो भाषा, जैसे मान लिया ब्रज भाषा में जो साहित्य लिखा जा रहा था फिर खड़ी बोली में आया, तो इन्होंने क्या किया कि उस साहित्य को बोधगम्य भाषा, व्यंग्यात्मकता, जनता की भाषा में जनता की बातें, यानी जो जैसा जनता बोलती थी वैसा का वैसा ही साहित्य में लिखा गया, तो जनता उसको अच्छे से समझ पाई। मुक्तक काव्य एवं मुक्तक छंदों की प्रधानता, जो हमारे निराला ने शुरुआत की थी मुक्त छंद की, तो उस छंद का भरपूर इसमें प्रयोग किया गया। सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों का खंडन, तो कहने का मतलब जिस प्रकार धर्म का इन्होंने विरोध किया है, तो धर्म का और ईश्वर का विरोध किया, तो उनसे संबंधित अंधविश्वास और रूढ़ियां फैली हुई थी। भाई जैसे मान लिया आज जनता में जैसे डर होता है कि गलत करेंगे हम तो पता नहीं भगवान हमारे साथ में क्या करेगा, ठीक है, तो इसी प्रकार के अंधविश्वास है वो बड़ा चढ़ाकर बनाए हुए थे, तो उनका इन्होंने खंडन किया। समाज के अंदर जो अंधविश्वास फैले हुए थे उन अंधविश्वासों को इन्होंने समाप्त कर दिया। सामाजिक भावना का चित्रण, यानी जो समाज की क्या भावना है, समाज के जो विचार थे उनको महत्व देने लगे। ठोस यथार्थ का चित्रण, यानी ठोस यथार्थ का मतलब यथार्थ का मतलब हकीकत होता है, जो हकीकत में था वो उस पर फोकस किया गया, यानी कल्पना का कोई काम नहीं था। पूंजीपति वर्ग के प्रति गणना का प्रचार, यानी जो पूंजीपति वर्ग है के प्रति गणना नहीं है, यहाँ पर घृणा, ठीक है, एक गलत छपा हुआ है, आपको इसको कट कर देना। यानी पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार, यानी जो पूंजीपति वर्ग था जो जनता पे अत्याचार कर रहा था, तो जनता के सामने ऐसा विचार का कि वो जनता है उसको घृणा की दृष्टि से देखने लगी। कुकुर मुक्ता नाम की रचना है, उस कुकुर मुक्ता रचना में ये पूरा वर्णन दिखाया गया कि पूंजीपति वर्ग है उसका उसके अंदर विरोध किया गया है। विश्व बंधुत्व की भावना, यानी पूरा विश्व है वो एक भाई की तरह है, यानी पूरे जो विश्व के जो लोग हैं वो एक भाईचारे के हिसाब से रहना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार किया गया, किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है। कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण, नई नई कलाओं का विकास हुआ। युगानुकूल परिवर्तन एवं नव निर्माण की उत्कट लालसा, यानी युग के अनुसार जैसा युग चाहता है उसके अनुसार उसमें परिवर्तन आना चाहिए। जैसे जनता आजकल हम देख रहे हैं कि पहले शिक्षा का इतना प्रचार नहीं था, आज प्रत्येक आदमी पढ़ाना चाहता है अपने बच्चों को, तो क्योंकि आज का युग है वो एक शिक्षा का युग है और सभी को शिक्षित होना चाहिए। तो ये जो परिवर्तन पहले में और बाद अभी में जो परिवर्तन आया, इसी प्रकार जो युग के अनुसार परिवर्तन आया और नए निर्माण की उत्कंठ लालसा उसमें, यानी ज्यादा लालसा उसमें जगी। अब इसके बाद में छायावाद व प्रगतिवाद में अंतर, ये भी देख लेते हैं कि छायावाद में क्या था और प्रगतिवाद में क्या था। तो मोटा मोटी हम देखें तो छायावाद में जैसे कल्पना प्रधान काव्य था और प्रगतिवाद के अंदर है वो हकीकत काव्य है, कल्पना नहीं है। तो दो तीन जो विशेषताएं वो देख लेते हैं। छायावादी कविता का मुख्य उद्देश्य स्वांत सुखाय माना जाता है,
स्वांत सुखाय का मतलब है खुद के सुख के लिए लिखा। जैसे कल्पना, तो आदमी जैसे अभी मैं कल्पना करूं, कल्पना करके कोई कविता लिखूं, कोई साहित्य लिखूं, तो क्या है, मेरे को उसमें सुकून आता है, मजा आता है। तो छायावादी कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि खुद के सुख के लिए वो कल्पनाएं करते थे और रचनाएं लिखते थे। जबकि प्रगतिवादी कविता का उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय माना जाता है। बहुजन का मतलब पूरी जनता। तो प्रगतिवादी काव्य है वो खुद के लिए नहीं लिखा गया, अपने तक सीमित नहीं थे, इन पूरी जनता को ध्यान में रखकर, पूरी जनता के क्या दुख दर्द है, क्या समस्या है, उनको ध्यान में रखकर साहित्य लिखा गया। तो छायावाद में और प्रगतिवाद में फर्क आपको पता चल गया कि छायावादी वो स्वांत सुखाय था और ये पूरी जनता को ध्यान में रखकर लिखा गया। आगे देखो, छायावादी कविता में व्यक्तिक भावना की प्रबलता दिखलाई पड़ती है, जबकि प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक भावना की प्रबलता देखने को मिलती है। व्यष्टि चेतना और समष्टि चेतना हमने देखा, व्यष्टि का मतलब हो गया व्यक्ति और समष्टि का मतलब समाज। तो ये कह रहा है कि छायावादी जो कविता है वो व्यक्तिक भावना यानी एक व्यक्ति तक ही सीमित थी, प्रबलता दिखाई पड़ती है। और जो प्रगतिवादी साहित्य वो सामाजिक भावना, इन पूरे समाज को साथ में लेकर लिखा गया, पूरे समाज के क्या समस्याएं, क्या विचार थे, पूरे समाज से संबंधित साहित्य लिखा गया। यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित था और ये पूरे समाज तक आ गया। छायावादी कविता कल्पनाशीलता पर आधारित है, ये हमने पहले भी देख लिया कि छायावादी जो कविता है उसके अंदर क्या था, एक कल्पना थी, कल्पना के आधार पर लिखा गया। जबकि प्रगतिवादी कविता ठोस यथार्थ वास्तविकता पर आधारित है, यानी जो हकीकत था, जो जनता का दुख दर्द था, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को उजागर किया गया, उस समस्याओं को सामने लाने का प्रयास किया गया। तो छायावाद और प्रगतिवाद में ये जो परिवर्तन आए, ये जो अलग अलग परिस्थितियां पैदा हुई। अब प्रगतिवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रगतिवादी साहित्य में क्या देखने को मिला हमें। अब प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख जो कवि है, कौन कौन से कवि थे जो प्रगतिवादी काव्य धारा के थे और उन्होंने जो अपना साहित्य लिखा, जिसको हम अगली क्लासों के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। फिर भी किसी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन आपको होता है तो आप मेरे को कमेंट करके निसंकोच पूछ सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।